धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं अपनी पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि मुझे विनियोग विधेयक 2 पर बोलने का अवसर दिया। महोदय, जब से देश में मोदी जी की सरकार बनी है तब से लगातार सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए सरकार काम कर रही है और सर्वहारा वर्ग के लिए बजट प्रावधान क्या होने चाहिए उस दिशा में भी सरकार लगातार हर बजट में वैसा प्रावधान करके और कल्याण की योजनाएं बना रही है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विश्व में जो अस्थिरता है उस अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए देश की जनता के नाम इस महान सदन में एक संदेश दिया है और सबको भरोसा दिया है कि सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलेगी, इसमें किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। महोदय, विगत 12 वर्षों में मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि भारत की आर्थिक यात्रा स्थिरता, राजकोषीय अनुशासन, सतत वृद्धि तथा संयत मुद्रास्फीति से युक्त रहे। यहाँ तक कि अनिश्चितता और व्यवधान के काल में भी जहाँ पूर्ववर्ती सरकारों के समय भारत फ्रोजाइल 5 में गिना जाता था और अकार्यकारी ऋण एनपीए गंभीर चुनौती बने हुए थे, वहीं मोदी सरकार ने लगभग 7% की उच्च वृद्धि दर के साथ गरीबी में उल्लेखनीय कमी करने की दिशा में ठोस प्रगति की है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। आज 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, उनका जीवन बेहतर हुआ है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। महोदय, सरकार ने सामाजिक आवश्यकताओं से समझौता किए बिना राजकोषीय प्रतिबद्धताओं को सतत पालन किया है। ऋण से जीडीपी अनुपात वीआई 2026-27 में 55.6%, आरई 2025-26 में 56.1% से कम आंका गया है, जो 2030-31 तक 50% के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। माननीय तिवारी जी ने भी उसका उल्लेख किया था और जब इस लक्ष्य को भारत हासिल कर लेगा तो उस समय निश्चित तौर पर भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। राजकोषीय घाटा भी 2026-27 में जीडीपी का 4.3% कर दिया गया है, जिससे 2021-22 में की गई 2025-26 तक 4.5% से नीचे लाने की प्रतिबद्धता पूर्ण होती है। सकल बाजार उधारी 17.2 लाख करोड़ रुपए तथा शुद्ध उधारी 11.7 लाख करोड़ की गई है, जिससे निजी क्षेत्र में के ऋण के लिए उपलब्धता का संतुलन बना रहेगा। 16वें वित्त आयोग की 41% ऊर्ध्वाधर कर वितरण की संस्तुति स्वीकार की गई है तथा राज्यों को अनुदान के रूप में 1,40,00,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे राज्यों में भी विकास की गति तेज होगी। इसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। यह राजकोषीय अनुशासन भारत की साख और को सुदृढ़ करता है, जिसका परिलक्षण प्रमुख ऋण निर्धारण संस्थाओं द्वारा संप्रभु दृष्टिकोण संवारने आउटलुक में किए गए उन्नयन में भी हुआ है। महोदय, इस बजट के पूर्व पिछले वर्ष जब हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला जी ने बजट पेश किया था तो मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा था। उस मध्यम वर्ग को कभी इस बात की शिकायत होती थी कि मध्यम वर्ग की कोई नहीं सुनता है। उस मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखते हुए गत वर्ष के बजट में 12 लाख तक आय पर शून्य कर के ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर यह बजट विवादों से विश्वास अर्जित करने वाला बजट है, अर्थात करदाता पर प्राथमिक विश्वास की
सरकार की सोच को आगे बढ़ाता है। नए कर ढांचे का अधिसूचन तथा नियमों के साथ पुनर्रचित आयकर विवरणी ITR प्रपत्र अनुपालन को सरल बनाने हेतु प्रस्तावित किया गया है। महोदय, छोटे करदाताओं जैसे प्रौद्योगिकी क्षेत्र के पेशेवर तथा स्थानांतरित अनिवासी भारतीय के लिए 6 माह की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना प्रस्तावित है। उदारीकृत प्रेषण योजना LRS के अंतर्गत शिक्षा एवं चिकित्सा प्रयोजन हेतु स्रोत पर कर संग्रह TCS की दर 5% से घटाकर 2% की गई है। महोदय, इस बजट में रोगियों को, विशेषकर जिनको असाध्य बीमारियां हो जाती है, उन रोगियों के उपचार की भी विशेष व्यवस्था की गई है। इससे पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने के लिए 17 औषधियों को पर मूल सीमा शुल्क से छूट तथा 7 अतिरिक्त दुर्लभ रोगों के लिए व्यक्तिगत औषधि आयात पर शुल्क छूट विस्तार का प्रस्ताव किया गया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि हमारे जो इन बीमारियों से पीड़ित नागरिक हैं उनको उपचार में सुविधा मिलेगी। वाद विवाद में कमी हेतु आकलन और दंड की कार्रवाइयों का एकीकरण, अपील हेतु अग्रिम जमा 20% से 10%, छोटे अपराधों का अपराध मुक्तिकरण तथा अधिकतम कारावास अवधि को घटाकर 2 वर्ष करने और न्यायालयों को अर्थदंड में रूपांतरण का अधिकार का प्रस्ताव है। इसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। वैश्विक पूंजी आकर्षित करने हेतु भारत से बाहर निवासी व्यक्ति को सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के इक्विटी साधनों में निवेश की अनुमति दी जाएगी तथा निवेश सीमा 5% से बढ़ा करके 10% करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही क्रमिक स्टेगर ITR समय सीमाएं तथा नाममात्र शुल्क के साथ 31 मार्च तक संशोधित विवरणी दाखिल करने की अवधि बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया गया है। इसको और सरल किया गया है। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। भारत की वृद्धि, कुशल मानव बल का निर्माण करने की दिशा में भी इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। मोदी सरकार ने युवाओं के कौशल वर्धन को प्राथमिकता देते हुए उनकी रोजगार योग्यता बढ़ाने तथा विभिन्न क्षेत्रों को स्थानीय प्रतिभा उपलब्ध कराने पर भी विशेष बल दिया है। बजट में शिक्षा से रोजगार और उद्यमिता पर एक उच्च स्तरीय स्थायी समिति के गठन का भी प्रस्ताव है, जो सेवा क्षेत्र को विकसित भारत का प्रमुख प्रेरक बनाने हेतु उपाय सुझाएगी। लक्ष्य यह है कि 2047 तक वैश्विक सेवा हिस्सेदारी 10% तक पहुंचे तथा उच्च वृद्धि, रोजगार और निर्यात संभाव्यता वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता मिले। महोदय, इस बजट में विशेषकर 2 टियर और 3 टियर नगरों में ICA, ICS, ICMI जैसे व्यावसायिक संस्थानों द्वारा अल्पकालिक, खंडित, मॉड्यूलर पाठ्यक्रम और व्यवहारिक साधन विकसित कर कॉर्पोरेट मित्र का एक प्रशिक्षित समूह तैयार करने का प्रस्ताव है। कौशल निर्माण को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए सरकार मुख्य औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक कॉरिडोर के निकट 5 विश्वविद्यालय नगर समूह विकसित करने हेतु राज्यों को सहायता देगी, जिनमें विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, कौशल केंद्र और आवासीय सुविधाएं एकीकृत होगी। महोदय, विविध कुशल आजीविका पथों के निर्माण हेतु सहायक स्वास्थ्य पेशेवर संस्थानों का उन्नयन तथा सार्वजनिक निजी दोनों क्षेत्रों में संस्थानों की स्थापना प्रस्तावित है, जिससे 10 चयनित अनुशासनों में अगले 5 वर्षों में 1 लाख स्वास्थ्य पेशेवर जुड़ेंगे। देश में विकसित लेखांकन एवं परामर्श संस्थानों को वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने की दृष्टि से बजट में सेफ हार्बर नियमों के लिए लेखाकार की परिभाषा का युक्तिकरण किया गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से युवा शक्ति का सशक्तिकरण इस सरकार का लक्ष्य है।
महोदय, मोदी सरकार ने देश की युवा शक्ति के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के महत्व को भलीभांति समझने की कोशिश की है और बजट में राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खाद्य प्रौद्योगिकी परिषद का उन्नयन कर राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव किया है, जिससे शिक्षा जगत, उद्योग तथा सरकार के बीच प्रभावी सेतु स्थापित हो सके। ऑरेंज इकोनॉमी तथा एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एवं कॉमिक्स क्षेत्र में महत्व को स्वीकार करते हुए बजट में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के सहयोग से देश भर के 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने का प्रस्ताव है। भारतीय अभिकल्प डिजाइन उद्योग के तीव्र विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए अभिकल्प शिक्षा और विकास को गति देने के लिए एक नए राष्ट्रीय अभिकल्प संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव भी इस बजट में किया गया है। निश्चित ही ये हमारे युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। महोदय, लघु और मध्यम उद्यमों की क्षमता का पूर्ण उपयोग कैसे हो सकता है, इस दिशा में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय वित्त मंत्री ने दशकों से जो लघु और सूक्ष्म उद्योग ठप पड़े हुए थे, मध्यम उद्योगों को पर्याप्त नीतिगत सहयोग तथा पूंजी का सुगम पहुंच उन तक नहीं हो रही थी, वैसे उद्योगों के लिए संघर्ष का रास्ता बना हुआ था और उसे मोदी सरकार ने लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को वृद्धि का अत्यंत महत्वपूर्ण इंजन मानती है और भावी अग्रणी उद्यमों के विनिर्माण हेतु 3 आयाम उपाय प्रस्तावित किया गया है। इक्विटी सहायता के लिए बजट में 10,000 करोड़ के समर्पित एसएमई वृद्धि कोष का प्रावधान किया गया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इस बजट प्रावधान के बाद इन उद्योगों की गति और तेज होगी और ये हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सूक्ष्म उद्योगों को निरंतर सहायता देने के लिए स्वावलंबी कोष में भी 2,000 करोड़ का अतिरिक्त पूंजी का प्रस्ताव है। महोदय, इससे भी सूक्ष्म उद्योगों को गति मिलेगी और वो तेज गति से देश के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। तरलता सहायता के लिए बजट में प्रस्ताव है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा की जाने वाली सभी खरीदारियों के भुगतान निपटान हेतु व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली TREDS को अनिवार्य लेन देन निपटान मंच बनाया जाए। बीजक इनवाइस छूट हेतु सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण प्रत्याभूत कोष न्यास CGTMSE के माध्यम से ऋण प्रत्याभूत सहायता प्रदान की जाए। सस्ती एवं शीघ्र वित्तीय सुविधा के लिए सरकारी ई बाजार GEM को TREDS से जोड़ा जाए तथा द्वितीयक बाजार के विकास हेतु TREDS प्राप्य को परिसंपत्ति समर्थित प्रतिभूतियों के रूप में प्रस्तुत किए जाने का भी इसमें प्रस्ताव किया गया है। महोदय, वृहद और तीव्र गति से विनिर्माण विस्तार सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप मोदी सरकार घरेलू क्षमता का विनिर्माण तथा आयात निर्भरता में कमी हेतु 7 रणनीतिक अग्रगामी क्षेत्रों में विनिर्माण का वृहद विस्तार कर रही है। बायोफार्मा, शक्ति, ज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य उन्नयन हेतु बायोफार्मा रणनीति 5 वर्षों में 10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ जैव औषधियों तथा जैव समान औषधियों के लिए भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करेगी। इसके लिए 3 नए NIPS RS 7 विद्यमान NIPER का उन्नयन तथा 1000 मान्यता प्राप्त नैदानिक परीक्षण स्थलों का जाल विकसित किया जाएगा। महोदय, श्रम प्रधान वस्त्र हेतु 5 उप घटकों वाला एक एकीकृत कार्यक्रम प्रस्तावित है।
नेशनल फाइबर स्कीम, वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना, राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम, टैक्स इको पहल तथा समर्थ 2, साथ ही चुनौती पद्धति एवं मेगा टेक्सटाइल पार्कों का प्रस्ताव है। महोदय, पात्र कंटेनर विनिर्माण के लिए 5 वर्षों में 10,000 करोड़ की योजना से वैश्विक प्रतिस्पर्धी पारितंत्र का निर्माण किया जाएगा। 2 स्थानों पर उच्च प्रौद्योगिकी औजार कक्ष, टूल रूम का अंकीय रूप से सक्षम संचालित सेवा केंद्रों के रूप में स्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव इस बजट में किया गया है। महोदय, निर्माण और आधारभूत संरचना उपकरण हेतु एक योजना उच्च मूल्य निर्माण और आधारभूत संरचना उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को सुदृढ़ करेगी। लिफ्ट, अग्निशमन उपकरण के लिए सुगम छेदन यंत्रों तक खेल सामग्री हेतु समर्पित पहल, उपकरण, अभिकल्प तथा पदार्थ विज्ञान के विनिर्माण, अनुसंधान और नवाचार को भी इस बजट में महत्व दिया गया है। महोदय, बजट के आधारभूत संरचना और प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से 200 विरासत औद्योगिक समूहों के पुनर्जीवन का प्रस्ताव भी किया गया है। आधारभूत संरचना आधारित दीर्घकालिक वृद्धि, जहां पूर्ववर्ती सरकारों ने आधारभूत संरचना की उपेक्षा की, वहीं मोदी सरकार ने सतत निवेश के माध्यम से विकसित भारत की सुदृढ़ नींव रखी है। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय 2014-15 में जहां 2 लाख करोड़ रुपए था, उसे बढ़ा करके 2025-26 में 12 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव सरकार ने किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। निजी क्षेत्रों के विकास को सुदृढ़ करने हेतु बजट में आधारभूत संरचना जोखिम प्रत्याभूत कोष का प्रस्ताव है, जो ऋणदाताओं को आंशिक ऋण प्रत्याभूत प्रदान करेगा। बजट में समर्पित REIT के माध्यम से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उन्नयन की अंचल संपदा परिसंपत्तियों को पुनर्चक्रण को तीव्र करने का प्रस्ताव है। पर्यावरण संगत माल ढुलाई हेतु बजट में डानकुनी से सूरत को जोड़ने वाले नए समर्पित माल कॉरिडोर, अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों के प्रचालन, जिसकी शुरुआत ओडिशा के राष्ट्रीय जलमार्ग 5 से होगी, जो तालचर और अंगुल के खनिज समृद्ध क्षेत्रों को पारादीप एवं धामरा पतनों से जोड़ेगा। तटीय माल ढुलाई प्रोत्साहन योजना का प्रस्ताव है, जिसके माध्यम से 2047 तक अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय नौवहन की हिस्सेदारी 6% से बढ़कर के 12% करने का लक्ष्य रखा गया है। महोदय, वाराणसी और पटना में पोत मरम्मत पारितंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव भी किया गया है। अंतिम छोर तक संपर्क तथा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु समुद्री विमान के स्वदेशी विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन के साथ ही समुद्री विमान व्यवहार्यता अंतर सहायता योजना का प्रस्ताव इस बजट में किया गया है। महोदय, निर्यात को सतत गति देकर विश्व नेतृत्व की ओर बढ़ाने के लिए भी इस बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। जहां पूर्ववर्ती सरकारों के समय मध्य भारत की निर्यात क्षमता ठहराव का शिकार रही, वहीं मोदी सरकार ने भारत को वैश्विक व्यापार की एक सशक्त शक्ति के रूप में रूपांतरित किया है। वैश्विक बाजार और बहुपक्षीय व्यवस्थाओं में बाधाएं तथा आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बावजूद भारत का कुल निर्यात अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा है और मोबाइल फोन जैसी प्रौद्योगिकी निर्यात में 127 गुना की असाधारण वृद्धि दर्ज हुई है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में हमारी ये प्रौद्योगिकी लगातार प्रगति कर रही है। इसी गति को आगे बढ़ाते हुए बजट में क्षेत्रक और मंत्रालय स्तरीय लक्ष्यों सहित निर्यात प्रोत्साहन मिशन का प्रस्ताव है, जो निर्यात ऋण सीमा पर फैक्टरिंग तथा गैर शुल्क बाधाओं के संबंध में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सहायता की व्यवस्था करेगा। महोदय, व्यापार
प्रलेखन और वित्त पोषण हेतु एकीकृत मंच के रूप में भारत ट्रेडनेट नामक अंकीय लोक आधारभूत संरचना स्थापित की जाएगी, जो एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म का पूरक होगी। सरकार राज्यों को 2 टियर नगरों में वैश्विक क्षमता केंद्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभा उपलब्धता, आधारभूत संरचना और उद्योग सहयोग के सुधार हेतु मार्गदर्शन प्रदान करेगी। वायुमाल ढुलाई हेतु आधारभूत संरचना और भंडारण में उच्च मूल्य शीघ्र नष्ट होने वाले उद्यानिकी उत्पाद भी शामिल हैं का उन्नयन कर निर्यात क्षमता को बढ़ाने तथा परिवहन हानि घटाने का प्रस्ताव भी इसमें इस बजट में किया गया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। महोदय, पूर्वोदय के माध्यम से पूर्वी भारत का सशक्तिकरण दशकों तक पूर्ववर्ती सरकारों ने प्राकृतिक संसाधनों और से समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से संपन्न होने के बावजूद पूर्वी भारत की उपेक्षा की। मोदी सरकार का मिशन पूर्वोदय जैसे केंद्रीय बजट 2024-25 में आरंभ किया गया था, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को विकसित भारत का वृद्धि इंजन बनाने की दिशा में परिवर्तनकारी भूमिका ये निभाएंगे। इसी दृष्टि को आगे बढ़ाते हुए बजट 2026-27 में दुर्गापुर को एक नोड बनाकर एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे पूर्वोदय राज्यों में 5 पर्यटन गंतव्यों तथा 4000 ई बसों का प्रावधान किया गया है। महोदय, ये सारे जो विशेषताएं इस बजट में दी गई है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारत के विकास को और तेज गति देने के लिए प्रस्ताव किया है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।